नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। फ्रांस को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है और एक कॉन्फ्लिक्ट सा खड़ा हो गया है इस्लाम और गैर इस्लाम लोगों के बीच में, जनता और जनता के बीच में, सरकारों और सरकारों के बीच में। और ऐसा लगता है कि इंसानियत और इंसानियत के बीच मजहब की एक दीवार खड़ी हो गई है और इस दीवार के एक तरफ के लोग दूसरी तरफ के लोगों को देखना पसंद नहीं कर रहे और दूसरी तरफ के लोग पहली तरफ के लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई फ्रांस का समाज मुसलमानों के खिलाफ है? क्या वाकई फ्रांस की सरकार इस्लाम की कद्र नहीं कर रही है? और क्या वाकई कोई ऐसा झमेला है दो धर्मों के बीच में और ईस्ट और वेस्ट के बीच में जिसको एक तबका गैर इस्लामी साबित करने की कोशिश कर रहा है और एक तबका ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल इस्लाम इंसानियत के खिलाफ खड़ा हो गया है, इस वजह से या उस वजह से। हमारे साथ अब मुझे लगता है कि इस पर बात करने के लिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हिंदुस्तानी हो और फ्रांस में रहता हो तो उससे बेहतर कुछ बात हो नहीं सकती। हमारे साथ फ्रांस से निहारिका जिंदल जुड़ी हैं और वो लंबे समय से फ्रांस के नैन्सी शहर में रहती हैं, वहां के समाज को समझती हैं, वहां के सिस्टम को समझती हैं, वहां के सरकार को समझती हैं और उससे ज्यादा वो हिंदुस्तान को समझती हैं, हिंदुस्तान के लोगों की मानसिकता को समझती हैं। तो निहारिका, आर्टिकल 19 इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। और मेरा पहला सवाल ये है कि क्या चार्ली हेब्दो को लेकर जो वहां प्रतिक्रिया है या फ्रांस से बाहर जो प्रतिक्रिया है वो क्या कोई नई बात है, या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस्लाम और गैर इस्लाम का? एक्चुअली ये बिल्कुल नई बात नहीं है। ये पिछले तकरीबन 20 सालों से ये चल रहा है, एक मोटे तौर पर कहें। चार्ली हेब्दो के संदर्भ में मैं शुरू करना चाहूंगी कि कहां से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। हाँ, कहां से चार्ली हेब्दो लाइमलाइट में आया और कहां से ये एंटी इस्लाम उसकी इमेज बनना शुरू हुई। हुआ ये कि 3 सितंबर 2005 को डेनमार्क के एक पेपर ने मोहम्मद साहब पर कार्टून छापे, 12 कार्टून छापे और उसको 9 फरवरी 2006 को चार्ली हेब्दो ने रिप्रिंट किया। अच्छा, डेनमार्क का द्वितीय विश्व युद्ध के समय से इन इस्लामिक देशों से 36 का आंकड़ा है जो कि निरंतर अब तक जारी है। और इन कार्टून्स को चार्ली हेब्दो, जो कि फ्रांस का एक व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्र है, उसने छापा और ये उसके बाद उसका विरोध हुआ सब जगह। और उस वक्त तो उसकी, मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगी कि कितनी प्रतियां उसकी सर्कुलेशन में थी और हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद उसकी कितनी प्रतियां बढ़ी, मतलब उसका सर्कुलेशन किस तरीके से बढ़ा है। बढ़ गया। तो ये लगभग 1 लाख चार्ली हेब्दो का सर्कुलेशन था 2006 में, जब पहली बार इन लोगों ने मोहम्मद साहब की उनको रिप्रिंट किया और इसमें अपने 3 कार्टून्स और इन्होंने प्लस कर दिए। और अगले दिन इनको 1,60,000 इन्होंने प्रतियां इसकी छापी, जो इनको उसके अगले दिन 1,50,000 प्रतियां और छापनी पड़ी। उसकी डिमांड इतनी ज्यादा आई क्योंकि विश्व में उसका विरोध हुआ। लोगों ने इनको मतलब अटैक किया, फ्रांस को भी अटैक किया और कई जगह से इनके एम्बेसडर वापस बुलाए गए, एम्बेसीज बंद हुई। ये 2006 से ये प्रक्रिया चालू है। अच्छा, उसके बाद इस टाइम पर जो यहाँ की फ्रांस की जो मुस्लिम संगठन है वो कोर्ट में भी गए और यहाँ के जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे जैक शिराक, उन्होंने कहा कि इस तरीके की अभिव्यक्ति की आजादी सही नहीं है जो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, किसी की भावनाओं को आहत हो, विशेषकर धार्मिक भावनाओं को। ये उस वक्त के प्रेसिडेंट ने एक अपना वक्तव्य दिया। लेकिन उस वक्त जो फ्यूचर प्रेसिडेंट थे जो बाद में बने, जैसे निकोला सार्कोजी और फ्रांसुआ ओलॉन, इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर हैं और इन लोगों ने अभिव्यक्ति की आजादी को विशेष मानते हुए, उसको प्राथमिकता देते हुए चार्ली हेब्दो का साथ नहीं दिया, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी को वैलिड किया। ये उस वक्त का सिनेरियो था 2006 का। उसके बाद 2011 में, नवंबर 2011 में इन्होंने एक पत्र निकाला
शारिया, जिसको चार्ली एब्दो की जगह शारिया एब्दो उन्होंने टाइटल दिया। ये लीबिया में जो आफ्टर इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन जो शारिया कानून लागू हुआ, और जो टूनीसी में इस्लामिक पार्टी की जीत जो हुई, उसके अगेंस्ट ये नवंबर का पत्र निकला था, एडिशन निकला था, और नवंबर में ही इन पर एक बमबारी हुई इनके ऑफिस पर, एक्सट्रीमिस्ट। और उस बमबारी के बाद इनका सर्कुलेशन और बढ़ा, जो का था। लेकिन सितंबर 2012 में इन्होंने यूएस में जो एक फिल्म बनी थी, इनोसेंस ऑफ मुसलमान, उसके अगेंस्ट यूएस एम्बेसीज पर मिडिल ईस्ट में हमले हुए, और उस हमलों के विरोध में इन्होंने 2012 में मोहम्मद साहब के आपत्तिजनक कार्टून छापे, जिससे इनके ऊपर अटैक्स पूरी दुनिया में हुए। उस वक्त लगभग 20 मुस्लिम कंट्रीज ने तरह तरह की पाबंदियां लगाई फ्रांस पर। उस वक्त भी यह चर्चा बहुत जोरों पर आई कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ एग्रेशन, ये फ्रेंच मीडिया में इस बात पर बहुत ही प्रमुखता से और मुखरता से ये चर्चाएं शुरू हुई यहाँ पर। लेकिन इस पर फुल स्टॉप तब लग गया जब जनवरी 2015 में, 7 जनवरी 2015 को, जब भयंकर गोलीबारी में 12 लोगों की, चार्ली एब्दो के जो एम्प्लॉइज थे, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरे विश्व में जस्सुई चार्ली का स्लोगन चला कि मैं चार्ली हूं, और पूरी दुनिया के पत्रकारों ने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को के साथ खड़े होते हुए इसको चार्ली एब्दो का साथ दिया। अच्छा, चार्ली एब्दो का इसके बाद की घटना भी है कि ये सारी घटना 2015 से मेरे ख्याल से हम लोगों ने भी बात करना शुरू किया चार्ली एब्दो के बारे में। इससे पहले हम लोग भी नहीं बात करते थे चार्ली एब्दो की। और 2015 की जो घटना हुई, इसका विश्वव्यापी प्रदर्शन हुआ। सबसे बड़ा प्रदर्शन फ्रांस में हुआ जब सारे यूरोपियन देश और अन्य देशों के जो शेफ थे वो यहाँ पर आए, और करीबन 40 लाख लोगों ने एक साथ प्रदर्शन किया, जिसको विश्व के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक माना गया इन 12 लोगों की हत्या के साथ। और इवन मुसलमान भी साथ आए इसमें कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, और इस तरीके की घटना इस्लाम को रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं करती है। ये उस नहीं नहीं नहीं, अब ये सब ये कहानियां दरअसल अब वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, और पिक्चर जो है अब बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रह गई है। जैसे अभी भी चार्ली एब्दो ने कुछ कार्टून्स छापे हैं, एक मुस्लिम महिला का कार्टून छापा है, और वो मतलब उसको हम कार्टून नहीं कह सकते, वो व्यंग नहीं कह सकते। एक कहीं ना कहीं एक ऐसा माइंडसेट तो लगता ही है चार्ली हेब्दो का कि वो जानबूझकर प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उनके लिए वो एक मार्केटिंग गिमिक है। जी बिल्कुल, मैं वही बात कह रही हूँ कि जिस चार्ली एब्दो का 2015 में 60,000 सर्कुलेशन था, ओनली 60,000 सर्कुलेशन से वो 10 लाख हुआ, इस घटना के बाद 20 लाख हुआ, 50 लाख तक उसकी प्रतियां बिकी। और जो सब्सक्राइबर 10,000 थे वो 2,20,000 हो गए एक दिन में। तो ये प्रोवोकेशन, इनका जो करेक्टर है, जो नींव है, वो एक्सट्रीम लेफ्ट है। इस पेपर की एक्सट्रीम लेफ्ट है, जो कि हमेशा से पूंजीवाद, फासीवाद, धर्म के खिलाफ इस तरीके के प्रोवोकेटेड आर्टिकल्स और कार्टून्स, कैरिकेचर ये लोग छापते हैं। क्रिश्चियनिटी के खिलाफ या ईसा मसीह के खिलाफ चार्ली हेब्दो ने कुछ किया है? वही मैं बताती हूँ। 2005 से 2015 तक के डेटा मेरे पास मैंने इकट्ठे किए हैं, जिसमें 2005 से 2015 तक सिर्फ 1.3% जो सामग्री है चार्ली एब्दो की, वो इस्लाम के खिलाफ है। और उससे ज्यादा इस पेपर ने जो खिलाफत की है वो कैथोलिज्म की है। कैथोलिज्म का सबसे बड़ा विरोधी ये पेपर रहा है, और सबसे ज्यादा जो सामग्री इसमें छपी है वो कैथोलिज्म के खिलाफ छपी है। और उसके बाद जो छपी है वो दक्षिणपंथी लोगों के लिए, एक्सट्रीम राइट के लिए। आप विश्वास करेंगे, इसी पेपर ने
फ्रॉन नेशनल के खिलाफ, जो मारी लापेन के पिताजी की थी, जिसको अब रेसम्बlement नेशनल कहते हैं, उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी और उन्होंने सरकार से मांग की कि इसको बंद होना चाहिए, इस पार्टी को, क्योंकि ये क्योंकि ये आवाम के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है और संविधान के साथ नहीं है ये पार्टी। अच्छा। और इन्होंने बड़ा मजेदार किस्सा है कि इन्होंने फ्रॉन नेशनल के नाम से अपना मार्क रजिस्टर करा लिया ताकि इस नाम का प्रयोग कोई और ना कर सके। तो यहाँ के पत्रकारों ने अच्छा निहारिका, ये बताइए कि फ्रांस में मुसलमानों की आबादी कितनी है और वहां के नेटिव मुस्लिम कितने हैं और प्रवासी या माइग्रेंट मुस्लिम कितने हैं और वो कहां से आए हैं? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए 6,35,00,000 की टोटल आबादी है फ्रांस की इस वक्त। ठीक है। मतलब 2018-19 का मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ। और आप कितने मुस्लिम हैं इसको एग्जैक्ट इसलिए आप अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये सब अनुमानते और जो रिसर्च जो पब्लिश हुई है उनके आधार पे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कानून आप यहाँ पर किसी व्यक्ति की ओरिजिन नहीं पूछ सकते हैं, न उसकी राष्ट्रीयता पूछ सकते हैं आप। अच्छा। मैं एक फ्रेंच इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ आजकल, तो वहां के पेपर पर नेशनलिटी वर्ड लिखा हुआ था, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। तो जो वहां के डायरेक्टर थे उन्होंने कहा हमें संवैधानिक रूप से इसका राइट नहीं है, आप किसी भी व्यक्ति से नेशनलिटी उसकी नहीं पूछ सकते हैं, ये उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन है। आप किसी का ओरिजिन नहीं पूछ सकते हैं, किसी का धर्म नहीं पूछ सकते हैं, यदि वो आपको बताना चाहे वो अलग बात है। अच्छा। तो आपको मैं बताती हूँ कि जो टोटल यहाँ पर जो लोग हैं उसमें से 40 लाख एडल्ट मुसलमान माने जाते हैं यहाँ पर, जब 8.1 मिलियन यानी कि 81 लाख लोग ओरिजिन मुसलमान हैं। अच्छा। जो कि टोटल जनसंख्या, अब इस मुसलमानों में भी मतलब जो 32% लोग हैं उनमें से जो 2018 में जो 32% लोग हैं उनमें से 19% लोग जो है वो धर्म को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मुसलमान। और % लोग सिर्फ मुसलमान ऐसे हैं जो कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं और रेगुलर पढ़ते हैं। 19% प्रैक्टिस नहीं करते इस्लाम को और 81% प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा आप कह रही हैं? नहीं नहीं, जो जो ओनली 2% प्रैक्टिस करते हैं। 2%? ओनली 2%, जी हाँ। टोटल मुसलमान पॉपुलेशन का ओनली 2% जो है वो नमाज पढ़ता है और मस्जिद में जाता है। बाकी के लोग नमाज यदि पढ़ते हैं तो वो घर पर पढ़ते हैं। घर में पढ़ते हैं या कहीं और पढ़ते हैं? हाँ, और बाकी के लोग जो है वो ऐसे हो जाते हैं कि जो कि ओरिजिन मुस्लिम है लेकिन धार्मिक कार्य नहीं करते हैं। इससे भी बड़ी संख्या यही फ्रेंच सोसाइटी में कैथोलिक्स की है। देखिए 81 में यहाँ पर 70% कैथोलिक हुआ करते थे, जो कि 1918 में 32% रह गए हैं टोटल पॉपुलेशन की। और उन 32% में भी बड़ी संख्या नॉन प्रातिकों यानी कि जो धर्म की एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनकी है। तो ये एक सोसाइटी है। ये मैं इस सोसाइटी में धार्मिक और अधार्मिक लोगों का भी डेटा देती हूँ आपको। 37% फ्रेंच सोसाइटी के लोग सिर्फ आस्तिक हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं। 31%? जी, 31% लोग ऐसे हैं जो कि नास्तिक हैं। 15% लोग जो है वो अज्ञेयवाद को मानते हैं। 10% लोग जो है वो और डिफरेंट मतों के हैं। 7% को मालूम नहीं है कि वो धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो ये मतलब कुल मिलाकर 52-55% आबादी जो है वो किसी भी धर्म के पक्ष में तो नहीं है एटलीस्ट। नहीं सर, अभी लेटेस्ट जो बात हुई ये वाली वो इसलिए डेटा सामने आया क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले नोत्रदाम जो यहाँ की सबसे बड़ी चर्च है उसमें आग लगी और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए दान मांगा गया आम लोगों से भी, और वो विरासत
एक फ्रांस की है। तो ये तय हुआ कि भाई कितने लोग यहाँ पर कैथोलिक हैं, कितने नहीं हैं। तो लोगों ने विरासत के तौर पर उसको रीस्टोर करने की बात कही, लेकिन धर्म के सिंबल के नाम पर उसको नहीं रीस्टोर किया। करना स्वीकारा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 70% लोग धर्म को ना मानने वाले माने जाते हैं। स्पेशली कैथोलिक्स में भी चर्च को तो बिल्कुल ही नहीं मानते। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 साल पहले की बात है, मैंने कहा कि मैंने कभी रात को चर्च अटेंड नहीं किया न्यू ईयर पर, जो क्रिसमस पर। तो मैं चर्च, क्योंकि हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ एक गली में 4 चर्चेस हैं, तो मैंने जाना चाहा और मैं रात को 12 बजे गई, और किसी भी चर्च में, जो घर के पास की 4 चर्च है, रात की मैस नहीं थी, क्योंकि लोग ही नहीं थे। जी सर, आपको पूरे शहर में क्रिसमस वाले दिन मैस नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग अपने घर में त्योहार मनाते हैं लेकिन चर्च नहीं जाते हैं। ये ज्यादातर शहरों की। तो फिर अगर हम कहें कि ये जो हमला हुआ है और जो हो रहा है वो 2% लोगों के वजह से हुआ है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल भी फ्रांस के लोगों की वजह से नहीं हुआ, और आप फ्रांस के लोगों को इसका मतलब इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते हैं। ये जो बाहर की पॉलिटिक्स है, जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, ये जो आतंकवाद है, ये फ्रांस में तो मुसलमान हमेशा से है। ठीक है, फ्रांस में मुसलमान नहीं, यहाँ पर इस तरीके की असुरक्षा की भावना नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर रेसिज्म नहीं है, बिल्कुल ये कहना भी गलत होगा। यहाँ पर ये है, और यहाँ की सोसाइटी इस तरीके की चीजों से लड़ रही है, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन आप एक बात मानिए कि यहाँ पर जो टेररिज्म है, जो विश्व की समस्या है, वो फ्रांस की समस्या है। लेकिन आप ये कहें कि ये ईसाई और इस्लाम की लड़ाई है यहाँ फ्रांस पर, कम से कम ये फ्रांस की धरती पर तो नहीं है। हाँ, 2 मतों की लड़ाई आप कह सकते हैं, लेकिन वो खूनी लड़ाई नहीं है, वो शुरू से थी। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति क्या है रिलीजन को लेकर, इस्लाम को लेकर? ये है पर ईशनंदा कानून नहीं है। जितने ज्यादा मजाक यहाँ पर ड्रिफ्ट्स जिनको यहूदी कहते हैं उनका बना है, या कैथोलिक्स का बनता आया है, उसके कंपैरिजन में इस्लाम का मजाक तो बहुत कम बना है यहाँ पर। और ये यहाँ के कल्चर में है। मैंने आपको कुछ कार्टून्स भेजे भी थे कि शताब्दी से यहाँ पर व्यंगात्मक कैरिकेचर का इतिहास मिलता है, जो कि प्रिंटिंग प्रेस 15वीं शताब्दी में आने के और प्रमुख था। आप इमेजिन करेंगे, मैं देख रही थी 1778 से लेकर 82 तक, 1782 तक यहाँ पर 1500 कार्टून बने हैं, मतलब सटायरिकल। जी, उस टाइम पीरियड में। और आप एक सबसे बड़ी बात मानिए, ये सारी चीजें कब पैदा हुई, जिसमें मई 68 को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप फ्रांस का कैरेक्टर समझने के लिए वो क्रांति समझना जरूरी है। बिल्कुल सही बात में जो यहाँ पर स्टूडेंट्स की स्ट्राइक हुई, जिसको धीमे धीमे मजदूरों ने ज्वाइन किया और भी विभिन्न वर्गों ने ज्वाइन किया, और एक सामाजिक क्रांति, बड़ी सामाजिक क्रांति आई। दिन और रात में यहाँ के लोगों के जीवन बदले। महिलाओं को उससे पहले अबॉर्शन का राइट नहीं था, डाइवोर्स बुरा समझा जाता था, सिगरेट पीना बुरा समझा था। एक किस्म की लिबर्टी की लड़ाई थी, जिसका स्लोगन था एतरदी द एतरदी, फॉरबिडन इज बैन। मतलब निषिद्ध को मनाही निषिद्ध है। अच्छा, हिंदी में निहारिका ये बताइए कि एक भारतीय के तौर पर फ्रांस में रहते हुए इस घटना पर आप क्या महसूस करती हैं, कैसे सोचती हैं? सर, इस घटना को लेकर एक टोटल नॉर्मल सोसाइटी, जो आम व्यक्ति है, उसके डर में आतंकवाद के लिए एक डर तो हुआ है, एक डर भी हुआ है। दूसरी तरफ जब आदमी डरता है तो लड़ने को भी तैयार होता है।
तो एक आम आदमी की का जो इमोशन है वो इससे भिड़ने का भी है। वो इंडोनेशिया फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर लाखों फ्रेंच नागरिकों को मार दिया जाए तो ये अधिकार है मुसलमानों का। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो कहा उसके खिलाफ अपील जारी की गई कि फ्रेंच चीजों को खरीदा ना जाए, वहां के की बात कर पेंटिंग, वहां के उसको। भारत में भी कई शहरों में मुसलमान सड़कों पर उतरे, तो इस पर आपकी पर राय क्या है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति ने कहा उसको अपने अपने हिसाब से लोगों ने तोड़ मरोड़ लिया। जिस व्यक्ति के घर में टेररिस्ट अटैक हुआ है वो आतंकवाद का विरोध ना करे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो इस्लाम के विरोधी हैं। उन्होंने कल के इंटरव्यू में साफ कहा, मैंने कब कहा, किस जगह कहा कि मैं जो कैरिकेचर का सब्जेक्ट है उससे वो मेरी चॉइस है, या उससे मैं सरोकार रखता हूं। मैंने तो ये कहा कि ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है और आपकी धर्म को प्रैक्टिस करने की भी आजादी इसी धरती पर है। आप विश्वास करेंगे, अभी एक फ्रेंच स्कॉलर से, इस्लामिक स्कॉलर से मेरी बात हो रही थी, तो वो ये बोला जो काम हुआ है इस्लाम पर, उसमें सबसे बड़ा हाथ फ्रांस का है। जो दो बड़े स्कॉलर हैं जिसमें एक इंडियन ओरिजिन के भी हैं, वो फ्रांस में रहे, 1947 के बाद फ्रांस में आ गए और यहीं पर उन्होंने फ्रांस पर इस्लाम पर अपनी रिसर्च की। डॉक्टर हमीदुल्लाह और डॉक्टर तारिक रमजान का उसने मुझे नाम बताया कि ये दो बड़े, यदि हम सारे स्कॉलर्स को देखें तो ये दो बड़े स्कॉलर्स हैं इस्लामिक स्टडीज के, जो कि पिछले 50 साल से फ्रांस में रह रहे हैं। फ्रांस ही पहला कंट्री था जिसने कुरान का अनुवाद किया फ्रेंच में। और आप बात बताइए, यदि ये देश इस्लाम विरोधी होता तो क्या सबसे बड़ी संख्या मुसलमानों की यूरोप में फ्रांस में होती? और मैक्रो यदि इस्लाम विरोधी होते तो जितने इमिग्रेंट मुसलमान मैक्रो के टाइम में आए हैं उतने 50 साल में फ्रांस में नहीं आए हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो जो व्यक्ति प्रैक्टिकली आपको ऐसे सबूत दे रहा है, वो उसके आप, क्योंकि तुर्क के राष्ट्रपति को अपनी राजनीति करनी है, उन्हें मैक्रों के बयान को तोड़ना जरूरी हो गया। पाकिस्तान के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है तो वो अपनी रोटियां सेक रहा है। तो ये जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसमें फ्रांस को बस एक जिसे कहते हैं ना मुर्गा बनाया गया है, और इन लोगों का फ्रांस के लोगों से या यहाँ के आतंकवाद से और यहाँ के मुसलमानों से कोई मतलब भी नहीं है इन लोगों को। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात है, इस पूरे सिनेरियो का नुकसान किसको हुआ है इस बात पर जरूर होनी चाहिए। यदि वो आतंकवाद होता है के रूप में आता है, या फ्रांस की चीजों का बाइकॉट, या फ्रेंच सोसाइटी में इस तरीके के प्रोजेक्शन की बात आती है, तो इसका आप विश्वास करेंगे जिस दिन ये इस घटना के बाद जो सेकंड घटना हुई जब चर्च में घुसकर एक महिला का गला काटा गया, तो एक आम आदमी चर्च के बाहर, एक लेडी, अफ्रीकन ओरिजिन की लेडी, वो चीखने लगी, मतलब उनसे सहन नहीं हुआ, वो चीखने लगी। वहां मीडिया भी इकट्ठा हुआ, बोले ये क्या क्या है, ये इस्लाम तो नहीं है, मैं मुसलमान हूं और मैं पूरी तरह से विरोध करती हूँ इस तरह की आतंकवादी घटनाओं का। फ्रांस हमको छत देता है, रोटी देता है, हमारे बच्चों को पढ़ाई देता है, और आप जाकर उस फ्रांस का विरोध करते हैं। पूरी दुनिया उसका विरोध कर रही है, हमसे तो पूछो कि हम अपने देश के विरोधी हैं या नहीं है। तुमसे किसने परमिशन दिया तुमको हमारे बारे में तय करने के लिए? तो यही स्थिति एक आम मुसलमान की है। यहाँ पर धरने प्रदर्शन के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू होने की बात हो रही है, उसमें है जो आतंकवाद बाहर से प्रोजेक्टेड है फ्रांस में, उसको कंट्रोल करने की बात हो रही है। आप अपने घर के अंदर कोई भी धर्म को माने, किसी भी स्पिरिचुअल राह पर चले, आपको कोई नहीं रोकता है यहाँ पर।
और यदि आप रेसिज्म की बात करते हैं तो धर्म और अधर्म के बीच यहाँ की सोसाइटी में चर्चा आम है। एक दूसरा सोसाइटी का को लेकर मैं आपको बहुत ही बिना जरूरी सा एक पॉइंट बताती हूँ, पर उससे आपको इस सोसाइटी को समझने की में सुविधा होगी। आप बच्चों के स्कूल जाते हैं, बच्चे कैंटीन में जाते हैं, वहां पर एक फॉर्म मिलता है जिसमें आप अपने बच्चे के खाने का तरीका, कि आपको विदाउट पॉर्क या विद पॉर्क, या सुअर के मांस के साथ आपका बच्चा खाना खाएगा या बिना सुअर के मांस के साथ बच्चा खाना खाएगा, ये आपको डिसाइड करने का अधिकार ये सोसाइटी देती है, जो कि धर्म को नहीं मानती है। बिल्कुल सही बात है। और वहां पर बाकी और लोगों के लिए ऐसी कोई चॉइस नहीं है, लेकिन मुसलमानों के लिए ये सुविधा है कि उनके बच्चों को। चलिए निहारिका, मतलब हम उम्मीद करें कि ये दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेगी और आने वाली नस्लों के वास्ते ज्यादा ये ज्यादा सोचने की बढ़िया बात समाज सौंपेंगे। जी, आप कुछ कह रहे हैं? इन चीजों से जैसे हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पर आया, उसकी समस्या, वो अपनी समस्याओं के लिए क्यों नहीं आता है बाहर, जिसको वो रोज डील कर रहा है? वो दूसरों के राजनीतिक फायदे के लिए अपने यहाँ कुछ लोगों को मरने मारने को तैयार है। ये सवाल तो है कि इस बात पर इन चीजों से फायदा किसको है। बहुत शुक्रिया निहारिका, अब हमको रोकना पड़ेगा क्योंकि समय की कमी है। हम फिर जुड़ेंगे आपसे, और आर्टिकल 19 को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि निहारिका जैसे तमाम लोग आपको यहाँ बताएंगे देश दुनिया और विमर्शों के बारे में। और हम उम्मीद करें कि ऐसी लड़ाइयों से, ऐसे झगड़ों से, ऐसी बहसों से एक बेहतर कोई चीज निकलेगी। हम अपने नई जनरेशन को एक बेहतर दुनिया देंगे, और इस उम्मीद के साथ इस बातचीत को हम यहाँ खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया निहारिका। शुक्रिया नवीन।